जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो देखिए, लास्ट वीडियो में क्या था, क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से और आगे की क्वेश्चन हम अपने डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन कॉलम। देखिए, हमसे कह रहा है कि मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की कॉलम के केस में। अब देखिए सर, सबसे पहले तो ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होती है। और देखिए, पिच जो होती है ना, पिच कुछ भी नहीं होती है। पिच का मतलब होता है स्पेसिंग से। किससे होता है? स्पेसिंग से। अब कोई भी अगर हमारे पास मेंबर है तो उसमें दो तरीके की रेनफोर्समेंट होती है। एक लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होती है, एक ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होती है। तो पहले हम इसी को समझते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, ये कोई बीम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कोई बीम है, क्लियर। और एक तरफ क्या हमारे पास ये कॉलम है, ये क्या हमारे पास कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो आपको देखना पड़ेगा, ये अगर आपके पास बीम है तो बीम में ये वाली जो रेनफोर्समेंट होगी वो लेंथ के अलोंग जो होगी उसको हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोलेंगे। और इस तरीके से जो हमने प्रोवाइड करा रखे होंगे वो स्टीरअप्स होंगे बीम में। और यही जो स्टीरअप्स होंगे इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अपनी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलेंगे। इन्हीं को हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, अपना लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोलेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें कॉलम में, तो कॉलम में ये रेनफोर्समेंट लेंथ क्या लॉन्ग होगी, तो ये लेंथ क्या लॉन्ग होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोलेंगे। और जो इस तरीके से रेनफोर्समेंट होगी इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होंगे। इनको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। या फिर इनको हम टाई बार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाई बार, ठीक है। तो इन्हीं की बात कर रहा है कि इसके बीच की जो मिनिमम स्पेसिंग है या पिच इसको बोल रहा है वो, कि पिच या फिर स्पेसिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन में। देखो, बोल रहा है कि मिनिमम पिच फॉर ट्रांसफर रेनफोर्समेंट इन कॉलम। कॉलम में हमको बताना है। तो वो कह रहा है कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर, जो मेंबर है उसकी जो लीस्ट डायमेंशन है वो होनी चाहिए। या 16 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। जो हमने बी कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई है उसके 16 टाइम्स होनी चाहिए, उसके डाया के 16 टाइम्स होनी चाहिए। या 48 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। जो हमने ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई है, जो 5T हमने लेटर टाइज हमने प्रोवाइड कराई, उसके 48 टाइम्स होना चाहिए। या फिर हमसे कह रहा है कि लेसर ऑफ द एबव 3। जो हमें ऊपर तीनों वैल्यू दी हुई हैं इनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम लेंगे। तो बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू होगी वो हम लेंगे। कैसे लेंगे, तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारे पास होती है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। मैंने आपको बता ही दिया है, ये ट्रांसफर रेनफोर्समेंट होती है। इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम पिच या स्पेसिंग अपना बोल देते हैं। क्यों प्रोवाइड कराते हैं ट्रांसफर रेनफोर्समेंट कॉलम में, तो ये ट्रांसफ़र कर आपका सीयर स्ट्रेस को कैरी कर लेता है, ट्रांसफ़र कर देता है टेंसाइल स्ट्रेस को। और जो बकलिंग होती है उससे भी बचाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमारा ये बचाता है। अब हम बात करेंगे कैसे इसकी स्पेसिंग डिसाइड करते हैं। तो देखिए, इसकी जो स्पेसिंग हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू LSM। तो LSM मेथड में अगर हम बात करें तो टाई की जो स्पेसिंग होती है वो इनमें से लेस देन होना चाहिए। किस किस में से लेस देन होना चाहिए, जो उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी। सपोज ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम है, उसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी डेप्थ है, ठीक है। डेप्थ आप मान सकते हो कि इस तरीके से आप लोग का जब टॉप से आप देखोगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। तो इनमें से मिनिमम डायमेंशन कौन सी होगी, डी होगी। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 टाइम्स ऑफ मेन जो बार हमने प्रोवाइड करी है इसके डाया की 16 टाइम्स और 300 mm। इनमें से जो भी आप लोग की डाया होगा, कम से कम डाया होगा, वो हम अपनी स्पेसिंग प्रोवाइड कराएंगे इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन में बोल रखा था 48 टाइम्स ऑफ जो लेटरल टाइज हमने प्रोवाइड कराई है उसके डाया के 48 टाइम्स। तो इसको जो यूज़ करते हैं वो WSM में यूज़ करते हैं। लेकिन ये भी हमारे पास स्पेसिंग ही होती। तो इसको भी आप अगर चाहो तो यहाँ पे इस फैक्टर को भी आप अपना कंसिडर करके लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस फैक्टर को भी आप 48 टाइम्स ऑफ लेटरल टाइज का जो डाया है उसके 48 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो इनमें से मिनिमम। और क्या याद रख सकते हैं सर हम, जो डाया होता है, जो हमारे पास टाई हम बार हमने प्रोवाइड कराई है, ये वाली जो रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कराई है इसका डाया, ठीक है। तो इसका जो डाया होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसमें से, एक तो 5 मेन रेनफोर्समेंट जो उसका डाया का 1/4 और 6 mm, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, जो भी मैक्सिमम होगा वो हम क्या कराएंगे, अपनी लेटरल टाइज का जो डाया है वो हम कंसिडर करेंगे, क्लियर। तो इसका सही आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
जितने भी प्रोविज़न बताए थे मैंने ये आप लोगों को, ये सब आईएएस कोड के हैं, देख सकते हो आप पिच, और ये बस आप लोग को उसमें थ्योरी की फॉर्म में लिखा हुआ, मैंने आप लोगों को सिंपल वे में वो आप लोग को समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। इसमें बोला है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट इन स्ट्रक्चर एज पर आईएएस कोड 456 1978। तो जो हमारा पुराना आईएएस कोड है आईएएस 456 1978, उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है कि जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है एक्सपेंशन जॉइंट की, वो हमारे पास क्या होती है। तो एक तो इसमें हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, फिर हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए एक्सपेंशन जॉइंट को कितना रखते हैं। तो देखिए एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, आप लोग इसको रेल में भी देखते होगे, जो आपकी रेल होती है ना जिसके ऊपर ट्रेन मूव करती है आपकी, आपने देखा होगा एक रेल ये है, फिर दूसरी रेल जब उससे कनेक्ट करते हैं हम, तो जब हम कनेक्ट करते हैं फिश प्लेट की हेल्प से, तो उनके बीच में कुछ गैप रखा जाता है, कुछ क्या रखा जाता है, गैप। क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड करने की वजह से क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं होगा तो ये दोनों ही क्या कर जाएंगी, बकल कर जाएंगी, कुछ इस तरीके से इनमें हमको बकलिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए हम क्या रखते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट अपना रखते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, जो हमारा कुछ अलाउेबल मूवमेंट होता है बिल्डिंग्स में, कुछ अलाउेबल मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, अपना एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ देते हैं, यानी कि एक तरीके का गैप होता है। तो अलग अलग आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए। जैसे सबसे पहले आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए बात करें तो 45 मीटर्स का एक्सपेंशन हम रखते हैं, और मीटर का बिल्कुल लोड बियरिंग जो ब्रिक्स स्ट्रक्चर होती है उसमें 30 मीटर का, बाउंड्री बॉल में 10 मीटर का रखते हैं, और ओवर हैंगिंग मेंबर जो होते हैं उनमें हम कितना 6 मीटर का अपना गैप रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने स्ट्रक्चर में पूछा है तो आरसीसी स्ट्रक्चर की ही वो बात कर रहा है। तो सही आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 45, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 45 मीटर, ये याद रखेंगे थोड़ा। आप लोग का फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप समझ ही सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। अ कंटिन्यूस बीम इज डीम्ड टू बी डीप बीम इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन। देखिए एक कंटिन्यूस बीम है, उस कंटिन्यूस बीम की हमको डीप बीम की उसमें कंडीशन बतानी क्या होंगी। तो सबसे पहले तो सर हमको यही बताइए कि बीम होता क्या है। तो देखिए बीम क्या होता है, ये आप लोग का कैरी करता है ट्रांसवर्स लोड को, एक ऐसा मेंबर जो आप लोग का अगर ये इसकी सपोर्ट है तो इस पे जो ट्रांसवर्स लोड आ रहा होगा उसको कैरी करने का काम कौन करता है, बीम करता है। ठीक है, और साथ में रजिस्ट करता है बेंडिंग मोमेंट को, शियर फोर्स को। जो बेंडिंग मोमेंट आता है और शियर फोर्स आता है उसको रजिस्ट करने का काम भी कौन करता है, हमारे पास बीम ही करता है। अब सर कंटिन्यूस बीम क्या होता है, तो कंटिन्यूस बीम होता है जब आप लोग की मोर देन वन या टू स्पैन हो आपकी, जैसे कि एक बीम ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यूस स्पैन ही स्पैन है आप लोग की, ठीक है, इस तरीके एक स्पैन ये फिर ये फिर ये, तो ये आप लोग का कंटिन्यूस बीम हो गया। तो इसकी डीप बीम की कंडीशन क्या होती है, देखो पहले तो डीप बीम आप समझ लो, होता क्या है कि जब आप लोग की जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू विड्थ, डेप्थ जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विड्थ। तो एक तो ये आपके पास है, ये बी है और ये डी है, एक बीम आप लोग का ये है, ठीक है, ये बी है और ये डी है। तो इसमें देखो डेप्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिट, तो ये आप लोग का क्या हो गया, डीप बीम हो गया। अब हम करते क्यों डीप बीम, जहाँ पर हमारे पास बिट जो होती है उसको हम बढ़ा नहीं सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसको हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, और हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं अपने डेप्थ को बढ़ा देते हैं, डेप्थ को बढ़ा देते हैं, तो हम डीप बीम यूज कर लेते हैं। अब इसकी कंडीशन होती है अगर हमारे पास क्या है, डीप बीम सिंपली सपोर्टेड है, अगर डीप बीम कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है, तो उसके केस में जो लेंथ और जो ओवरऑल डेप्थ है उसका जो रेशियो है वो लेस देन होना चाहिए 2 से। और अगर आप लोग का लेंथ कंटिन्यूस बीम है तो उस केस में जो लेंथ और जो ओवरऑल डेप्थ है उसका जो रेशियो है लेस देन होना चाहिए 2.5 से। तो यहाँ पे कंटिन्यूस बीम की ही वो बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2.5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2.5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या बोला, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इज एट द डिस्टेंस ऑफ। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या फ्लैट स्लैब क्या होती है सर, ये हमको बताओ। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा देखो क्रिटिकल सेक्शन वो होता है जो सबसे क्या होता है, आप ऐसा मान सकते हो जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है। ठीक है, अब स्लैब के केस में, फ्लैट स्लैब के केस में अगर हम बात करें तो सीयर में हमारे फेलियर के चांसेस होते हैं, तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर सीयर उसने पूछा है कि कहाँ पर होगा।
अब फ्लैट स्लैब क्या होता है, तो देखो हमारे पास जनरली हम करते क्या है, हाँ जनरल अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे ऊपर स्लैब होती है। स्लैब के बाद हमारा क्या होता है, बीम होता है, ठीक है, फिर कॉलम होता है, और देन कॉलम के बाद क्या होती है हमारी नीचे फुटिंग होती है, ठीक है, कॉलम के बाद क्या होती है हमारी फुटिंग होती है, या हम ये बोल सकते हैं फाउंडेशन होती है कि फुटिंग क्या होता है, फाउंडेशन का ही पार्ट होता है, फाउंडेशन होती है, और फिर हमारा लोड क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ये तो हमारी जनरल कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन जो फ्लैट स्लैब होती है, इस फ्लैट स्लैब में क्या होता है, आपका जो स्लैब होती है वो सीधा किस पे ट्रांसफ़र करती है लोड, अपना कॉलम पर। जबकि जो जनरल कंडीशन में क्या होता है, स्लैब जो लोड ट्रांसफ़र करेगी बीम पे, बीम करेगा कॉलम पे, और कॉलम कहाँ करेगी, फाउंडेशन पे। लेकिन यहाँ पर फ्लैट स्लैब के केस में क्या होता है, जो स्लैब का लोड होता है वो सीधे कहाँ पर आता है, कॉलम पर आता है, ठीक है। तो वो हमारी स्लैब कैसी होती है, फ्लैट स्लैब होती है। अब इसमें होता क्या है, देखो तीन तरीके से हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। जब हमारे पास जो स्लैब है वो सीधी किसके टच में हो, कॉलम के टच में हो, तो ये हमारे पास फ्लैट स्लैब हो गई। लेकिन एक फ्लैट स्लैब विद कैपिटल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास स्लैब होती है और कॉलम होता है उसके बीच में कुछ इस तरीके की ट्रेपेजोडियल शेप हम बना देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। एक होता है आप लोगों का ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल में क्या होता है कि जो फ्लैट स्लैब है उसमें आप लोग का ये कॉलम हो गया, ये आप लोग का कैपिटल हो गया, इसमें इस तरीके का एक ड्रॉप और बना देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ड्रॉप पैनल होता है। एक्चुअली में ये नहीं होता है ड्रॉप पैनल, ये हमारे पास ड्रॉप पैनल होता है, सही। फिर उसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, फ्लैट स्लैब। तो जो फ्लैट स्लैब होती है, सिंपल फ्लैट स्लैब, कैपिटल फ्लैट स्लैब, और कैपिटल ये ड्रॉप वाली आप लोग की होती है, कैपिटल प्लस ड्रॉप जो पैनल होता है उसके साथ जो फ्लैट स्लैब होती है। अब अगर हम इसमें क्रिटिकल सेक्शन की बात करें, तो देखो जो क्रिटिकल सेक्शन होता है आप लोग का, जब आप लोग के पास सिंपल जो स्लैब है वो सीधा कॉलम पे लोड ट्रांसफ़र कर रही है, तो जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कॉलम की सरफेस से dy2 डिस्टेंस पे लेते हैं। वैसे ही जब आपने कैपिटल भी प्रोवाइड कराया हुआ हो तो उस केस में भी dy2 लेते हैं। यहाँ पे भी देखो आपका कितने पे होता है, dy2 पर। तो जो आपकी पेरीफेरी है कॉलम की, ये कॉलम की सरफेस है, उससे dy2 डिस्टेंस पर हम अपना क्रिटिकल सेक्शन कंसिडर करके चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, dy2 फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ कॉलम एंड कैपिटल ड्रॉप, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, अपना dy2 डिस्टेंस पर अपना हम लेकर के चलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी बॉल। जो हमारे पास आरसीसी बॉल होती है जो लोड बियरिंग का काम करती है, उस केस में मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, तो याद रखेंगे आप लोग का कितना होता है, 100 mm, और आप क्या बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर। ये मिनिमम हमारी क्या होती है, आरसीसी बॉल जो होती है उसकी थिकनेस लेकर के चलते हैं, और ये एसएससी जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो, इम्पोर्टेंट है। और क्या याद रख सकते हो आप, तो यहाँ पे आरसीसी जो वॉल है उसकी मिनिमम थिकनेस पूछी थी, तो आप ये रिवाइज कर सकते हो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होता है स्लैब में वो कितना होता है, तो 0.15% होता है। जब Fe250 यूज़ कर रहे हो आप, यानी कि माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हो, और जब आप HYSD हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हो तो उस समय 0.12% होता है। मिनिमम रेनफोर्समेंट आप कॉलम में याद कर सकते हो, 0.8% होती है क्रॉस सेक्शन एरिया की, और कॉलम में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जो होती है वो 6% होती है अपनी क्रॉस सेक्शन एरिया की। तो ऐसे भी आप इसको मान करके, या इसको भी इतना भी आप इसमें से और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 66, द स्टोरी हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आरसीसी बॉल। एक स्टोरी हाइट है, उसमें जो वो है वो लेंथ, अगर मान लो ये जो है लेंथ है और इसके इक्वल, कैसे समझाऊँ इसको 3D में आपको, जो स्टोरी हाइट है, ठीक है, जितनी बिल्डिंग की हाइट है उतनी क्या आरसीसी की बॉल है, ठीक है। मान लो एक कमरा है, जितनी उसकी लेंथ है, समझ रहे हो, आरसीसी वॉल की जितनी लेंथ है उतनी उसकी क्या है, हाइट है, समझ रहे हो, सेम सेम लेंथ है और सेम ही हाइट है, ठीक है, सेम लेंथ और सेम हाइट है। तो उसमें कितने परसेंट इंक्रीज़ हो जाती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक तो आप यहाँ से ये समझ लो कि जो आरसीसी वॉल होती है इसकी मिनिमम थिकनेस जो होती है 10 सेंटीमीटर या 100 mm होती है, और जो इसकी हाइट होती है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको याद रखेंगे कितनी होती है हमारे पास, वो होती है कितने परसेंट इंक्रीज़ हो जाती है, तो 10% इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस केस में अगर हमारे पास जो लेंथ है आरसीसी वॉल की, अगर वो स्टोरी की हाइट के इक्वल है, तो इस केस में हमारी 10% जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसलिए आप इसको याद ही रख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या बोल रहा है, इन अ रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग ऑन सोइल। जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग है हमारी वो सोइल के ऊपर रेस्ट कर रही है, तो मिनिमम थिकनेस एट द एज शुड नॉट बी लेस देन। तो हमसे कह रहा है कि मिनिमम थिकनेस जो है एज पर वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, इनमें से किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए हमारे पास फुटिंग जो होती है, आपको मालूम है कि ये हमारे पास अगर पूरा फाउंडेशन का हम डायग्राम बनाएं, ये पूरा फाउंडेशन है, ठीक है, ये ठीक है, इतना पोर्शन मान लो सोइल, तो ये पूरा फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन का ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, फुटिंग बोलते हैं। क्लियर। अब देखो ये जो हमारे पास फुटिंग है इसको हम डिज़ाइन करते हैं अपना बेंडिंग मोमेंट के लिए और सीयर के लिए। जो हमारी फुटिंग होती है वो डिज़ाइन करी जाती है बेंडिंग मोमेंट के लिए और सीयर के लिए हमारी डिज़ाइन करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमको बनाना हो अपना फुटिंग को, अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हम करते क्या हैं, अपनी फुटिंग को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ये कॉलम है हमारे पास और हम क्या करते हैं उसका जैसे जैसे एज की तरफ आते हैं तो उसकी थिकनेस को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉलम है उसके फेस से डी डिस्टेंस पर अगर हमारे पास क्या है, फुटिंग सोइल पर रेस्ट कर रही है। वन वे सीयर की कंडीशन बता रहा हूँ, इसमें दो कंडीशन होती हैं, वन वे सीयर और टू वे सीयर। तो अगर हमारा वन वे सीयर कंडीशन है और फुटिंग हमारी सोइल के ऊपर रेस्ट कर रही है तो डी डिस्टेंस पर हमको क्रिटिकल सेक्शन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर फुटिंग हमारी पाइल के ऊपर रेस्ट कर रही है तो D/2 डिस्टेंस पर क्रिटिकल सेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमें क्रिटिकल सेक्शन देखने को मिल रहा है तो हम इतना डेप्थ क्यों, हम इतनी ही डेप्थ यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। हम अपना मटेरियल बचा लेंगे ना तो हमारी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, इकोनॉमिक हो जाएगी। तो हम करते क्या है, इसकी एजेस पर थिकनेस कम कर देते हैं और जो जहाँ पर हमें क्रिटिकल सेक्शन देखने को मिलता है यानी कि फेस पर हम उसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। दूसरा टू बेस ईयर होता है। तो टू बेस ईयर में जो क्रिटिकल डिस्टेंस रखी जाती है वो D/2 पर रखी जाती है। और टू बेस ईयर का दूसरा नाम जो होता है वो भी आप याद रखेंगे, इसको पंचिंग सीयर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पंचिंग सीयर भी बोलते हैं। तो इसी की बात कर रहा है वो एज पर जो है वो कितनी थिकनेस हम रखते हैं। तो दोनों कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी जो फुटिंग है वो सोइल के ऊपर रेस्ट कर रही हो तो एज पे जो थिकनेस रखते हैं वो 150 mm रखते हैं। और जब आपकी जो फुटिंग है वो आपकी पाइल्स के ऊपर रेस्ट कर रही हो, ठीक है, पाइल्स के ऊपर रेस्ट कर रही हो तो एज पे जो थिकनेस रखते हैं वो 300 mm रखते हैं। तो अभी उसने बोला कि सोइल के ऊपर रेस्ट कर रही है तो कितनी रखेंगे हम, 150 mm रखेंगे, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो गाइस हमारे दो कोर्स चल रहे हैं, एक गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर यूट्यूब पर तो अवेलेबल है ही, तो देखो भाई वो आपकी इच्छा है, आपको लेना नहीं लेना। अगर बेहतरीन कंटेंट आपको चाहिए तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु, ठीक है। VIP सिविल गुरु एप्लीकेशन पर आप लोगों को कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वीडियो प्लस के PDF सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा कर के आप विजिट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 8077283538 ये हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा हमारा वन लाइनर कोर्स चल रहा है, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स चल रहा है। ये अल्टीमेट कोर्स है, आप लोग का कोई भी JEE का एग्ज़ाम हो एकदम बेहतरीन कोर्स आप लोग के लिए होने वाला है। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो PDF आप लोग को मिलेंगी, डेली क्लासेस यहाँ पे आप लोग को मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कोर्स एकदम बेहतरीन कोर्स है, तो दोनों ही कोर्स आप लोग को एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, आप विजिट कर सकते हो, ठीक। पहले डेमो लेक्चर देखो, अच्छा लगे तो आप लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं 68 की। स्लैब इज़ डिज़ाइंड इन वन वे इफ़ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्टर स्पैन। तो देखिए मैंने आप लोगों को स्लैब बताया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में स्लैब बताया था। स्लैब क्या होता है, एक प्लेट मेंबर होता है, प्लेट मेंबर की तरह होता है, फ्लेक्चुरल मेंबर की तरह हम उसको डिज़ाइन करते हैं। अब दो तरीके की स्लैब हम जनरली पढ़ते हैं अपनी, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब हम अपनी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वन वे टू वे स्लैब क्या होती है वो भी हम समझेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो क्या होगा वन वे स्लैब के लिए। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ये स्लैब है हमारे पास, तो ये जो स्लैब होती है इसकी जो ये लीस्ट शॉर्टर डायमेंशन होती है वो LX ली है और लॉन्गर डायमेंशन जो है वो LY ली है, ठीक है। और इस केस में हमारी शॉर्टर स्पैन, स्लैब के केस में जो शॉर्टर स्पैन होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आप लोग के LY और LX का रेशियो की बात करें तो वन वे स्लैब में क्या होता है, LY और LX का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 2 होता है। और LY और LX का जो रेशियो लेस देन इक्वल टू 2 होता है वो हमारे पास कौन सी होती है, टू वे स्लैब होती है, ठीक है। अब देखो वन वे और टू वे स्लैब क्या होती है। तो वन वे स्लैब में क्या होता है, देखो केवल एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे सपोर्ट,
केवल एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, आप बोल सकते हो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे सपोर्ट दी गई है आपकी, तो वो वन वे स्लैब होगी। लेकिन अगर आपकी सपोर्ट इस तरह से भी है और सपोर्ट इस तरह से भी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी सपोर्ट है और साथ में ये भी आपकी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, जैसे ये बीम प्रोवाइड कराया गया है वैसे इधर भी बीम है, यहाँ पे भी बीम है और इधर बीम है, यानी कि चारों तरफ बीम है, तो आपका वो कैसा हो जाता है, टू वे स्लैब हो जाता है, ठीक है। तो टू वे स्लैब के केस में एल वाई ओवर एल एक्स का रेशियो लेस देन इक्वल टू 2 होता है। वन वे में जो होता है एल वाई ओवर एल एक्स का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 2 होता है। ये हमारे पास एल एक्स होती है शॉर्टर स्पेन, और लॉन्गर स्पेन जो होती है वो एल वाई होती है। क्लियर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ग्रेटर देन 2 होना चाहिए टू वे वन वे स्लैब में, ठीक है। तो ये आप लोग का वन वे स्लैब के केस में एल वाई ओवर एल एक्स का रेशियो ग्रेटर देन 2 होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पे बोल रहा है रेशियो ऑफ परमिसेबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन। देखिए हमारे पास होता है क्या, दो तरीके की कंप्रेशन होता है। जब आप लोग के पास एक मेंबर है, इसको आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कंप्रेस कर रहे हो, यहाँ पे फोर्स लगा कर डायरेक्ट कंप्रेस कर रहे हो, और एक आप लोग के पास क्या ऊपर बीम है, उसके ऊपर लोड आ रहा है, तो उसकी वजह से आप लोग का बीम क्या कर जा रहा है, बैंड, तो ऊपर कंप्रेशन आता है, नीचे टेंशन, तो यहाँ पे भी कंप्रेशन और यहाँ पे भी कंप्रेशन। तो जब हम परमिसेबल स्ट्रेस निकालते हैं तो आपको मालूम होगा परमिसिबल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं हम, सिग्मा बी सी, तो वो होता है एफ सी के, जो आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, और नीचे आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो याद रखें जब डायरेक्ट कंप्रेशन की बात हो रही थी, तो इस समय हम जो अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलते हैं 4, और इसमें जो हमारे पास फ्लेक्चुरल में जो आती है कंप्रेशन, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलते हैं 3। तो हम कौन कौन से का हमसे पूछा, तो ऊपर देखो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, नीचे आ जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले डायरेक्ट कंप्रेशन की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट कंप्रेशन में परमिसेबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो एफ सी के अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। और बेंडिंग में कंप्रेशन की बात करें तो इसमें परमिसेबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, एफ सी के अपॉन 3 है, तो एफ सी के से एफ सी के कैंसिल, तो कितना हो गया 3/4। तो 3/4 आएगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 1 आएगी, लेस देन 1 आएगी, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों का रेशियो उसने पूछा परमिसेबल स्ट्रेस का। तो हम ऐसे ही करके तो परमिसेबल स्ट्रेस निकालते हैं, अपनी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हमारे पास क्या होती है, परमिसेबल स्ट्रेस होती है अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। चलिए देखिए अगर आपने हमारा वन लाइनर वाला कोर्स लगा रखा है तब तो ये क्वेश्चन आप लोग को बड़े आसान लग रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को करा चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ हाइयर मॉडुलर रेशियो शोज। जो हमारा हाइयर मॉडुलर रेशियो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो हाइयर मॉडुलर रेशियो होगा तो हमारी लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। क्यों होगी सर और कैसे होगी, तो मॉडुलर रेशियो क्या होता है, तो मॉडुलर रेशियो आपको याद होगा, ये हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस रेशियो ऑफ ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, या फिर आप ये बोल सकते हो स्ट्रेस इन स्टील अपॉन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट का रेशियो होता है, या आप ये बोल सकते हो एरिया ऑफ कंक्रीट अपॉन एरिया ऑफ स्टील का रेशियो होता है। ये सब का सब क्या होता है, मॉडुलर रेशियो होता है कि नहीं। अब ये जो मॉडुलर रेशियो होता है इसके लिए आईएस कोड भी अपना एक फॉर्मूला देता है, आईएस कोड 456, वो क्या बोलता है कि मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला 280/3 सिग्मा सी बी सी होगा, जहाँ पर सिग्मा सी बी सी क्या होगा, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, है कि नहीं। तो ये हमारे पास आता है। अब मॉडुलर रेशियो की जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ई एस अपॉन ई सी होगा। अब हमको मालूम है कि ई सी जो होता है, जो हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है 5000 अंडर एफ सी के होता है अकॉर्डिंग टू आई एस कोड 456/2000। वहीं पर 5700 अंडर एफ सी के होता है अकॉर्डिंग टू आई एस कोड 456/1978, ठीक है। तो जब ई सी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे मॉडुलर रेशियो, तो ऊपर आएगा ई एस अपॉन ई सी की वैल्यू रखोगे तो 5000 अंडर एफ सी के। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि मॉडुलर रेशियो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ सी के। तो मॉडुलर रेशियो जितना ज़्यादा होगा तो लोअर स्ट्रेंथ होगी ना, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, तो इसलिए सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास मॉडुलर रेशियो आया है, ठीक है, मॉडुलर रेशियो मैंने आप लोग को बताया, एक तो हमारे पास मॉडुलर रेशियो होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो, एक होता है लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन आज का ये है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो और लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो में किस में आप क्रीप का इफेक्ट कंसिडर करते हो,
किसमें क्रीप का इफेक्ट कंसीडर करते हो, ये आज आप लोग का क्वेश्चन है। आप लोगों को अच्छा लगता है जब आप इतने सारे लोग कमेंट करते हो ना जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, तो मालूम पड़ता है कि आप कितना सीरियस हो अपने कैरियर को लेकर के, आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आप लोग को बताना है, जो लोग सीरियस हैं अपने प्रति ईमानदार रहना, आप लोग को खुद के लिए तैयारी करनी है, किसी को और को दिखाने के लिए नहीं करनी है। सिलेक्शन आप लोग को चाहिए, सपने आपको अपने माँ बाप के पूरे करने हैं, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि किस में क्रीप का इफेक्ट कंसीडर करा जाता है, शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो में या लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो में, ठीक है। साथ में लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरीज वगैरह हैं, तो 8077283538 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का, वाकई आप लोग को मज़ा आ जाएगा पढ़ करके, ठीक है।